ये मोडीज़ ने जो एक नया जायज़ा पेश कर दिया है वो ये कह रहे हैं कि खदशात हैं उन्हें पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को लेकर। जो हुकूमत बनने जा रही है उसके पास मैंडेट पूरा नहीं है, नाकाफ़ी है। तो ये आगे क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए IMF के साथ डील करना इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की मईशत के जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसका आवाम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो है आपके डॉलर का रेट, डॉलर एप्रिसिएशन, जिसको एक बैरोमीटर या इंडिकेटर माना जाता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट है जिसकी वजह से बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है। ये अगर आप पिछले भी IMF के प्रोग्राम्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बहस मुबाहिसा रहा है अमंग अदर थिंग्स जो है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर रहा है। जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान का चूँकि इन्फ्लेशन रेट 30% के आसपास है और हमारी जो इस वक्त जो करेंसी है उसके हवाले से भी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद, इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के बाद भी उसके अंदर डेफिसिट मौजूद है। तो इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि IMF मज़ीद इंसिस्ट करेगा कि पाकिस्तान की करेंसी को मज़ीद डिप्रिशिएट किया जाए और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया जाए। अब देखें, इस वक्त 23% पर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस के लिए एक डिज़ास्टर होगा। सिमिलरली अगर हमारा जो पेट्रोल आपका जो डॉलर है अगर 280 पर चल रहा है, अगर इसमें 5 से 10% पे भी अगर इसका अगर कोई डेप्रिसिएशन आया, इस पर इम्पैक्ट आया तो ये 300 क्रॉस कर जाएगा। और 300 एक ऐसा फिगर है, आप जानते हैं कि जो एक नई आने वाली गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो 300 उसकी आने के चंद महीनों के अंदर ही क्रॉस करे। तो मैं ये समझता हूँ, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है कि वो पीरियड जब पाकिस्तान नया IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहा होता है वो इकॉनमी के लिए सबसे ख़तरनाक वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी होती है। और हमने ये भी देखा है कि कई मरतबा ये जो IMF के प्रोग्राम की नेगोशिएशन है वो कई माह तक चलती रहती हैं। तो अब सारी चीज़ें डिपेंड इस बात पर करती हैं कि IMF किन शराइत के लिए इंसिस्ट करता है और IMF की नेगोशिएशन कितना अरसा चलती हैं। अगर ये महीने में 15-20 दिनों के अंदर कंक्लूड हो जाती हैं तो इकॉनमी पे इम्पैक्ट कम आएगा। लेकिन अगर ये नेगोशिएशन बहुत प्रोलॉन्ग कर गई और कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो उस सूरत में नतीजा कुछ भी निकले, वेदर डिप्रिशिएट करेंसी होती है कि नहीं होती, लेकिन अनसर्टेनिटी का पीरियड जो है वो इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो नवाज साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त दो महाज पर IMF के साथ हमें डील करना है ना, चूँकि एक तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी जो चल रहा है उसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आनी है वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए 1.1 अरब डॉलर्स की वो कितनी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा वो किस वॉल्यूम का पाकिस्तान को चाहिए होगा। चूँकि एक नॉर्मली ये बात की जा रही है कि 6 अरब डॉलर्स की इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी शदीद ज़रूरत है, लेकिन बांग्लादेश मॉडल पर उसको फंड्स बढ़ाने की भी दरख्वास्त की जा सकती है। वो 7.5 अरब या 8 अरब डॉलर्स तक भी अगर जाता है तो उसकी शराइत फिर मजीद सख्त हो जाएंगी, यानी एक आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर चैलेंजेस माशी तौर पर पाकिस्तान के मजीद सख्त हो जाएंगे। देखें, जहाँ तक इस प्रोग्राम के कंक्लूजन का ताल्लुक है, जो पिछले हमने IMF के रिव्यूज़ देखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो टेम्प्रेरी फैसिलिटी इस वक्त चल रही है ये तो कंक्लूड हो जाएगी। दिस इज़ माय ओपिनियन। जो भी शराइत वगैरह का मामला है कंक्लूड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगला प्रोग्राम हमारा जो है किन शराइत पे उसको नेगोशिएट किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि चाहे अगला प्रोग्राम 3 बिलियन का हो, 6 का हो या 8 बिलियन का हो, शराइत IMF की सेम रहेंगी, क्योंकि IMF की शराइत अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती कि अमाउंट कितनी है, कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये जो सवाल मैं समझता हूँ वो ये है कि कब तक हम IMF के प्रोग्राम के तहत चलते रहेंगे और क्या कोई ऐसा वक्त कभी आएगा कि हम IMF के प्रोग्राम से वाकई IMF का कशकोल जो हम तोड़ने की पोजीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कई हुकूमतों में, कई सालों में, माहौसाल में ये देखा है कि हमारे IMF से छुटकारा पाने को, IMF से कशकोल तोड़ने को एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमने कभी आज तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई कि वाकई हम IMF के प्रोग्राम से निकल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि 6 बिलियन डॉलर हो या 8 बिलियन डॉलर हो या 5 बिलियन डॉलर IMF का प्रोग्राम शराइत पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यकीनन जब भी IMF की कोई शराइत आती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया की दीगर ममालिक में देख लें, इजिप्ट की करेंसी तकरीबन 90% डिप्रिशिएट हुई थी IMF के प्रोग्राम के बाद। इसी तरह और बहुत सारे हैं जी, एक्स रशियन स्टेट्स में हुआ है, बहुत सारे ममालिक में हुआ है कि जब भी कोई IMF के पास हम जाते क्यों हैं, IMF के पास कोई कंट्री इस वक्त जाता है कि जब उसके बाद डॉलर ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ज़ाहिर है कि पहली शर्त ये होती है कि आप जो है डॉलर अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करें अपने जो है, ताकि आपके खर्चे कम हो। तो यही शर्त है। अगर हम IMF के पास जा रहे हैं, ये इट्सेल्फ इस बात का इंदिया है कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रक्चरली मजबूत नहीं है, वरना हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। IMF के पास जा रहे हैं इसका मतलब है कि डॉलर शॉर्ट है हमारे पास। अगर डॉलर शॉर्ट है तो यकीनन IMF जो है इस बात पर इंसिस्ट करेगा कि डॉलर की वैल्यू में मजीद एडजस्टमेंट की जाए। तो नवाज, अभी तक तो हर हुकूमत को हम देखते हैं कि वो IMF के पास जाती है, कोशिश होती है कि पिछली हुकूमत से बड़ा प्रोग्राम लिया जाए। ये अगर IMF के प्रोग्राम से हमें निकलना है या किसी प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करते हुए प्लान करना है तो उसके लिए फिर स्ट्रेटजी क्या हो, वो कौन से स्टेप
स्टेप्स हैं, वो क्या लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, उसका रोड मैप फिर क्या है? या हम ये इसी तरह रोल ओवर पे चलते रहेंगे, चीन से हम कहते हैं $2 अरब को आप रोल ओवर कर दें, वो हम साल बाद दे देंगे, UAE से हम कोई प्रोग्राम रोल ओवर करवा लें, तो ये इस तरह के रोल ओवर्स पर इन्हिसार हमारा कब खत्म होगा? देखिए, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अभी अपनी इकॉनमी को जब डाइवर्सिफाई करना था तो 2018 में उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था विजन 2030। इन्हें 12 साल का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने अपने अहदाफ मुकर्रर किए थे, बताया था कि हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो जो भी कंट्रीज़ अपने कोई अहदाफ मुकर्रर करती हैं, इकनॉमिक सॉवरेनिटी की तरफ जाती हैं या कोई काम वो चाहती हैं कि वो एक अपने ट्रेडिशनल इकनॉमिक साइकिल से निकलें, तो उनको 10 से 12 साल का एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज होती रही हैं और आप ये भी देखें कि पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 10-12 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं। तो ज़ाहिर जब भी कोई नया बंदा आता है तो एक नई स्ट्रैटेजी, नई हिकमत अमली आती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत इस समर की है कि हमारे पास 3 से 5 साल का एक इकनॉमिक फ्रेमवर्क मौजूद हो जिसके अंदर की वेरिएबल्स हों, इस बात का अहाता किया जाए कि कैसे हम अगले 3 से 5 साल बाद हमें या अगले IMF प्रोग्राम के कंक्लूजन के ऊपर हमें IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसकी हिकमत अमली में प्रिसाइजली अगर हम जाएँ इस बात के ऊपर तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें 4-5 चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। आप अगर नंबर्स वाइज देखें तो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है वो तकरीबन 15 से 18 बिलियन डॉलर रहा है, 22 अरब डॉलर तक भी गया है। अगर हम इस बात पे गौर करते हैं कि 15 से 18 बिलियन डॉलर वो किस तरीके से गवर्नमेंट या हमारी कौम जो है मैनेज करेगी, तो आप देखिए 4-5 सेक्टर हैं जिसके अंदर अगर 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर की एडजस्टमेंट की जाए तो हम 3 साल बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये कोई मैसिव नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर टूरिज्म का सेक्टर है, वहाँ से 1.5-2 बिलियन डॉलर साल के निकालना मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपकी IT एक्सपोर्ट्स हैं, आप देखते हैं कि इंडिया की तकरीबन 1.5-200 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, हमारे 3 से 5, 3-3.5 अरब डॉलर के आसपास हैं। तो IT एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाना कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सही मानों में इन्वेस्ट करें। इसी तरह इंपोर्ट्स हमारी जो है तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की हैं। अगर हम इंपोर्ट की लोकलाइजेशन करें, जो कि सारे ममालिक आज के ज़माने में कर रहे हैं, आप इस बात पर गौर करें कि इवन अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोप जैसे ममालिक भी अपने इंपोर्ट्स को कम करके और लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए? तो अगर 75 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स में से अगर 10% को भी आप लोकलाइज कर लें तो 7-8 अरब डॉलर बन जाते हैं। इसी तरह आपके एक्सपोर्ट्स, जो आपकी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है उसके इंक्रीज है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबके रिसोर्सेज हैं लेकिन इंटेंशन और विल का असल में इशू है। ये हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं? क्योंकि हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।